दिस इज कमलेश आहूजा, आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम इक्विलिब्रियम के जो मैंने लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन दिए थे उनको सोल्व करवाऊंगा मैं। तो देखते हैं अपन। तो डिसोसिएशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इज फेवर्ड बाय, तो देखो PCl5 gives PCl3 plus Cl2। तो यहां पर देखो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है क्योंकि कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, वो एंडोथर्मिक होती है। और बहुत बार क्या है, स्टूडेंट कंफ्यूज, बहुत बार ऐसा भी होता है कि ना बच्चा को स्टूडेंट पूछता है कि सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। तो इन जनरली आपको रिएक्शन में गिवन होगा, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं। यहाँ देखो डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी है। डेल्टा Ng की वैल्यू है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट जो कि 2 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट 1 है। तो डेल्टा N की वैल्यू पॉजिटिव 1 है। तो ये हमेशा ध्यान रखो, मेजर केस में जनरली जब डेल्टा G की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। रिएक्शन क्या होती है? एंडोथर्मिक। बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। और अगर किन्हीं रिएक्शन में जैसे डेल्टा Ng की वैल्यू नेगेटिव है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। आप देख लो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल, जैसे N2 plus thrice H2 gives 2NH3। N2 plus, ये देखो बेटा, N2 plus 3H2 gives 2NH3, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका डेल्टा H नेगेटिव है, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये वाली। और अगर इसका डेल्टा Ng लूं मैं तो ये हो जाएगा 2 - 4 - 2। तो यहां पर जो ये वाला रिएक्शन है, मैंने बता रखा है आपको कि हाई प्रेशर पर तो फॉर्मेशन होता है, लो प्रेशर पर डिसोसिएशन होता है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा इस रिएक्शन के अंदर, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मतलब जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगी, PCl5 का डिसोसिएशन ज्यादा होगा, ठीक है। और साथ में इसमें लो प्रेशर चाहिए, तो यहां लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर फेवर करेगा रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब PCl5 का डिसोसिएशन को फेवर करेगा वो। तो ये बहुत अच्छी चीज बता दी मैंने आपको। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन आ रहा है तो डेल्टा N की वैल्यू पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा एंडोथर्मिक, डेल्टा N की वैल्यू नेगेटिव तो एक्सोथर्मिक। तो जैसे N2 plus thrice H2 gives 2NH3, ये वाला रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसमें डेल्टा Ng की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब एडिशन ऑफ इनर्ट गैस टू सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो मैंने बता रखा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या होगा, अगर ये गैस है और ये रिएक्शन है और ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, यानी मैंने जो ब्लू बॉक्स लगा दिया, अब ये कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। अब अगर ये इसका जो कांस्टेंट वॉल्यूम है कांस्टेंट V है, अब कांस्टेंट V में हम जब इसमें इनर्ट गैस डालेंगे, कांस्टेंट V है और फिर हम इसमें इनर्ट गैस डाल रहे हैं, तो किसी N2 का, H2 का और NH3 का किसका भी एक्टिव मास चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि अगर N2 के नंबर ऑफ मोल्स ये हैं और वॉल्यूम V है, V1 है तो सपोज करो ये वॉल्यूम V1 है तो V1 ही रहेगा। H2 का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 है, V1 है। NH3 के नंबर, NH3 का क्या हो जाएगा, NH3 का जो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 डिवाइड बाय V1। तो इनर्ट गैस डालने से ये वाला रेशियो चेंज नहीं होगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इस केस में इसका आंसर हो जाएगा नो चेंज इन द इक्विलिब्रियम, डी वाला आंसर है। क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एक्टिव मास चेंज नहीं होंगे तो Kc की वैल्यू डिस्टर्ब नहीं होगी, तो इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हम प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से डिस्कस भी कर चुके हैं। अच्छा, किसी भी रिएक्शन का Kc क्या होता है? Kc मैंने आपको बता रखा है कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग होती है, पर एक पर्टिकुलर रिएक्शन का Kc का वैल्यू फिक्स होता है, पर वो 2 पॉइंट पर डिपेंड करता है। एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और दूसरा स्टोइकोमेट्री पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि H2 plus I2 gives 2Hi, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, और ये हाफ H2 plus हाफ I2
gives HI, इसका इक्विलिब्रियम K2 है। तो K1 K2 के बराबर नहीं होगा, इसमें हम रिलेशन निकाल चुके हैं, हम जानते हैं, और आगे एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें मैं वापस इस और डिटेल में डिस्कस हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो पॉइंट पर ही डिपेंड करेगा किसी रिएक्शन का, कि उसकी स्टोइकियोमेट्री हमने क्या लिखी है और वो किस टेम्परेचर पर हो रहा है। तो यहां सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। इन द रिएक्शन A plus B gives C, the backward reaction is favored by। अब ये A plus B बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड बाय, तो अब इसमें ये प्रेशर के हिसाब से बात की हुई है, तो मैंने बता रखा है लो प्रेशर पर डिसोसिएशन होगा। तो अगर हम प्रेशर कम करेंगे तो लो प्रेशर पर क्या हो जाएगा, सी डिसोसिएट होगा ओके ए एंड बी में, और हाई प्रेशर पर ये दोनों कंबाइन करके बी में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो हाई प्रेशर पे फॉर्मेशन होगा सी का, यानी हाई प्रेशर पे ज्यादा मोल कम मोल की तरफ जाएंगे, और लो प्रेशर पर कम मोल ज्यादा मोल की तरफ जाएंगे, यानी सी का 1 मोल ए और बी के 2 मोल में टूट जाएगा लो प्रेशर पर। और हाई प्रेशर पर क्या होगा, ए और बी आपस में कंबाइन करके 2 मोल 1 मोल में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी हाई प्रेशर पे फॉर्मेशन, लो प्रेशर पे डिसोसिएशन। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। डिक्रीज इन प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो सी डिसोसिएट होगा ए एंड बी में। अब ये क्वेश्चन है, द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन रिवर्सिबल रिएक्शन हिज। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन के अंदर रोल क्या होता है रिवर्सिबल रिएक्शन का, तो इसमें दो बात मैंने पहले क्लियर कर रखी कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, जैसे ये रिएक्शन, ये जैसे रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में इक्विलिब्रियम पर है, अब ये इक्विलिब्रियम हो रहा है, अब इक्विलिब्रियम है और ये रिएक्शन कैटलिस्ट की अब्सेंस में हो रही है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड RF1 और RB1, ये 1 बता रहा है कैटलिस्ट की अब्सेंस में। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड इक्वल है। अब आपने कैटलिस्ट लगा दिया, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन कर दी, ये रिएक्शन अब इसमें कैटलिस्ट डाल दिया आपने, अब इसमें कैटलिस्ट जैसे डाला तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी बढ़ जाएगी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी बढ़ेगी, लेकिन दोनों इक्वल एक्सटेंट में बढ़ेगी, इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन 10 है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन 10 मतलब ये 10 की स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में 10 की स्पीड से कन्वर्ट हो रहा है, और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में 10 की स्पीड से कन्वर्ट हो रहा है कैटलिस्ट की एब्सेंस में। अब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, दोनों की वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर ये 15 हो गई तो ये भी 15 हो गई, मतलब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों इक्वल एक्सटेंट में इंक्रीज हो जाती है। तो कुल मिला के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इक्विलिब्रियम एज इट इज मेंटेन हो जाता है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन के जब इक्विलिब्रियम पर होती है और कैटलिस्ट लगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों इक्वल एक्सटेंट से उनकी स्पीड बढ़ जाती है। हाँ, लेकिन इक्विलिब्रियम का एक बेनिफिट ये है कि जैसे ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, और फिर वापस देखो यहां पर ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। अब अगर यहां पर मैंने कैटलिस्ट लगा दिया, अब ये कैटलिस्ट की एब्सेंस में बात करूं मैं, तो ये 100 लिया 0 कब, T1 T0 टाइम पर, फिर ये 100 में से 10 गया, 10 बना T1 टाइम पर, 100 में से 20 गया, 20 बना T2 टाइम पर, 100 में से 30 गया, 30 बना T3 पर। और सपोज करो ये रिएक्शन जब 30% कंप्लीट हुई तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ गई, यहां पर ये क्या आ गया, यहां पर इक्विलिब्रियम आ गया और यहां पर इक्विलिब्रियम आ गया। ओके, अब ध्यान देना, अब मैं ये कह रहा हूं कि ये हुआ, ये सपोज करो 10 मिनट में कंप्लीट हुआ, अब ये 20 मिनट में कंप्लीट हुआ और ये 30 मिनट, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमने कैटलिस्ट के एब्सेंस में रिएक्शन कराई तो आफ्टर 30 मिनट रिएक्शन रीच्ड एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, और यही अगर मैं क्या करूं, यही अगर रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट और
यहां पर मैंने ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कैटलिस्ट लगा दिया, अब इसी रिएक्शन में कैटलिस्ट अप्लाई कर दिया, तो इनिशियल तो वही रहेगा 0 T0, फिर क्या हो जाएगा 100 माइनस 10 10 T1, फिर आ जाएगा 100 माइनस 20 20 T2, 100 माइनस 30, ये आ गया इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम तो इक्वल परसेंटेज पे, अगर किसी रिएक्शन में 30% रिएक्शन होने के बाद इक्विलिब्रियम आ रहा है तो 30% पर ही आएगा। यूनी की कैटलिस्ट से 30% से पहले आ जाएगा, नहीं आएगा। होगा क्या, टाइम पहले हो जाएगा। जैसे कैटलिस्ट की एब्सेंस में ये 10% रिएक्शन कंप्लीट हुई 10 मिनट में, तो ये हो सकता है 5 मिनट में कंप्लीट हो जाए, ये 15 मिनट में कंप्लीट हो गई, और ये 10 मिनट में कंप्लीट हो गई, और ये 15 मिनट में कंप्लीट हो गई। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन में इक्विलिब्रियम को जल्दी स्टेब्लिश कर देता है। यानी अगर कैटलिस्ट की एब्सेंस में हमने कैटलिस्ट की एब्सेंस के अंदर हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया तो इक्विलिब्रियम 30 मिनट बाद आया, और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया तो वो इक्विलिब्रियम 30 मिनट की जगह 15 मिनट में आ गया। तो क्या होता है, कैटलिस्ट का हम यूज रिवर्सिबल रिएक्शन में क्यों करते हैं, ताकि इक्विलिब्रियम रिएक्शन का जल्दी अटेन हो जाए। लेकिन अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ चुकी है तो फिर कैटलिस्ट डालने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों रिएक्शन को इक्वल एक्सटेंट से बढ़ाएगा। तो इस 15 क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा सी, अलाउ इक्विलिब्रियम टू बी अचीव्ड क्विकली when H2 is added to an equilibrium mixture constant temperature the, तो सीधी बात है इसमें Kp की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। कभी भी ध्यान रखो, Kp मैंने बताया ना, Kp Kc केवल दो ही पॉइंट पर डिपेंड करेगी। टेम्परेचर क्या है, नंबर 1, Kp और Kc टेम्परेचर डिपेंडेंट कांस्टेंट है, और रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री, यानी हमने उसको किस तरह से बैलेंस करके लिखा है। तो इसीलिए ए और बी तो इस क्वेश्चन के अंदर कैंसिल हो जाते हैं, ये दोनों चॉइस हो ही नहीं सकती है। अब सी और डी में से ही कोई एक होगी। अब सी और डी में से कोई एक होगी, तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। ये 2HI gives H2 plus I2। अब ये बोल रहे हैं कि ना when H2 is added to an equilibrium mixture, तो पहले तो हम चलो नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं। ये 2 माइनस 2x x और x, अब ये x1 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 कर दिया मैंने, और रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई। यानी मैंने क्या कहा, मैंने पहले इनिशियली 2 मोल लिए, 2 मोल में से 2x HI डिसोसिएट हुआ, तो x ये बनेगा, x ये बनेगा, इसको 1 कर दिया मैंने। अब मैंने क्या किया, कुछ एक्स्ट्रा H2 ऐड किया इस रिएक्शन के अंदर, H2 डाल दिया मैंने। H2 डाल दिया तो यहां H2 क्या है, इस रिएक्शन में H2 बेटा प्रोडक्ट है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी। तो यहां पर X1 इक्विलिब्रियम पर क्या है, इक्विलिब्रियम पर एक इक्विलिब्रियम जब, तो इक्विलिब्रियम पर क्या है, H2 के X1 मोल है और I2 के X1 मोल है। अब क्या होगा, ये एडिशनल H2 इससे रिएक्ट करके और इसमें कन्वर्ट होगा। तो और सपोज करो मैंने ये इसका अमाउंट Y डाल दिया, इसका अमाउंट क्या डाल दिया, Y डाल दिया। तो अब क्या होगा, एडिशनल अमाउंट जो ये Y है ये I2 से रिएक्ट करेगा, ठीक है, और ये HI बन जाएगा। अब न्यू सिचुएशन ये हो जाएगी ये वाली, यानी और ये X2। तो क्या हो गया, अब आप इसको ज्यादा कंफ्यूज मत करो, ये H2 तो पूरा H2 हो गया ना, तो यहां H2 कितना हो गया था, X1 प्लस Y, ठीक है। तो H2 तो जो हमने ऐड किया वो H2 और ये वाला H2 मिलके टोटल वैल्यू हो गई X1 प्लस Y। तो अब इसमें से कुछ अमाउंट H2 का क्या होगा, I2 से रिएक्ट करेगा। तो बताओ I2 की वैल्यू X1 रहेगी कि X1 से कम हो जाएगी, हाँ X1 से कम हो जाएगी। तो अब इसमें क्या रिलेशन है, X1 और X2 में क्या रिलेशन है बेटा,
x1 और x2 में क्या रिलेशन है, x1 ज्यादा बड़ा है, ठीक है, और ये x क्या है, x हो गया डिसोसिएशन ऑफ, अच्छा यहाँ अगर अब अपन यहाँ देखें तो यहाँ x1 डिसोसिएशन है, यहाँ x2 डिसोसिएशन है, तो x1 ज्यादा है और x2 कम है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HI डिक्रीज। क्यों, क्योंकि हमने जो एडिशनल H2 डाला उससे क्या हुआ, ये रिवर्सिबल रिएक्शन बढ़ी, यानी जो एडिशनल H2 है उसमें से कुछ अमाउंट H2 का I2 से रिएक्ट करके HI में कन्वर्ट होने लग गया, यानी I2 की वैल्यू x1 से कम होने लग गई, और x ही क्या है, x1 ही क्या है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो I2 की वैल्यू जब x1 से कम होकर x2 हो गई, x1 ज्यादा है और x2 कम है, तो ये वाला आंसर सही हो गया हमारे यहाँ C, यहाँ पर इसका आंसर सही हो गया। तो अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फिर भी ना बहुत बार स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन में भी मिस्टेक कर देता है, जल्दबाजी में या कभी कभी किसी वजह से वो कंफ्यूज हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इन द मैनर विल इंक्रीज, अच्छा अब ये बोल रहा है कि ना इस रिएक्शन में हम प्रेशर बढ़ाएं तो क्या होगा, तो देखो जब मैंने क्या कहा, एक हमेशा चीज ध्यान रखो, रिएक्शन के अंदर सॉलिड है तो उस सॉलिड को हटा दो, वो सॉलिड है ही नहीं, यानी अगर आप उस सॉलिड को देखोगे ना तो आप खुद ही परेशान हो जाओगे, क्योंकि सॉलिड कंसीडर ही नहीं होता है, सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, सॉलिड रिएक्टेड हो सकता है लेकिन इक्विलिब्रियम के अंदर उसके एक्टिव मास 1 लेते हैं, इस वजह से उसका कोई रोल नहीं है, रोल खाली रिएक्शन होने तक का है। केपी और केसी में एक तरह से सॉलिड का कोई रोल नहीं है, क्योंकि उसमें सॉलिड का हम एक्टिव मास 1 ले लेते हैं। तो अब ये देख लो, यहां पर यही हुआ कि बैकवर्ड रिएक्शन में तो फॉर्मेशन 2 का 1 हो रहा है, 2 का 1 हो रहा है, तो ये 2 का 1 हो रहा है, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन में फॉर्मेशन हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन में फॉर्मेशन हो रहा है, यानी H2O बन रहा है, ठीक है, और फॉरवर्ड रिएक्शन में H2O और O में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। आप H2O के संदर्भ में देखो, H2O के रेफरेंस में देखो, तो बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन, और हाई प्रेशर पर फॉर्मेशन होगा, हाई प्रेशर पर फॉर्मेशन होगा, लो प्रेशर पर क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। तो ये वाली चीज हमेशा याद रखो, यानी H2O टूट गया, O और H2 में, कार्बन को देखो ही मत आप, ठीक है, कार्बन है ही नहीं, ठीक है, तो एक तरह से क्या हुआ, यहाँ H2 और O में कन्वर्ट हुआ, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन में तो H2O डिसोसिएट हो रहा है, बैकवर्ड में H2O बन रहा है, तो हाई प्रेशर पर फॉर्मेशन, लो प्रेशर पर डिसोसिएशन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहा है कि शिफ्ट द इन विच मैनर विल इंक्रीज ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड्स डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, ठीक है, CO और H2 कंबाइन करके हाई प्रेशर पे फॉर्मेशन ऑफ वाटर होगा, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगी, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन, मतलब यहां पर आंसर हो गया बी बेटा, यह आंसर हो गया बेटा बी। कोई दिक्कत हो रही हो तो वीडियो को वापस पॉज कर लो, रिवाइंड करके वापस रिप्ले करके देख लो, और मैंने आपको बार बार कहा है कि अगर मैं किसी क्लास में 30 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं और उसमें से 25 आपको अच्छे समझ में आ गए तो आपकी क्लास सक्सेस है। रीजन ये है कि कुछ चीजें हो सकता है आपको समझ में नहीं आए या थोड़ा सा डाउट रह जाए, तो उन क्वेश्चंस को आप कॉपी कर लो और जिस भी केमिस्ट्री के टीचर से आप कनेक्ट हो उनसे उन क्वेश्चंस को थोड़ा डिस्कस कर लो, ठीक है। जो बच्चे मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्ट है वो मेरे से डायरेक्ट डिस्कस करो, ठीक है। तो डाउट तो आएंगे बेटा, लेकिन ये डाउट क्लियरिंग क्लास में क्लियर हो जाते हैं, ये फिर आपके साथ टीचर के साथ फेस टू फेस उस चीज को समझना पड़ेगा, तो टीचर आपकी प्रॉब्लम को समझ पाएगा कि आप कंसेप्ट कहां लीड कर रहे हो। चलो, ड्यूरिंग थर्मल डिसोसिएशन ऑफ गैस द वेपर प्रेशर, थर्मल मतलब कभी भी डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, जैसे PCl5 को हीट करते हैं तो PCl3 प्लस Cl2 बनता है, यहाँ सारे गैस लिए हुए हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, 1 में से x जाएगा, x और x बनेगा, तो देखो dt अपॉन d नॉट, ठीक है। dt क्या होता है, थ्योरेटिकल डेंसिटी यानी इनिशियल डेंसिटी, d नॉट क्या होता है, ऑब्जर्व डेंसिटी, d नॉट क्या होता है,
डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम, तो ये डी नॉट के बारे में बात कर रहा है। तो ड्यूरिंग थर्मल डिसोसिएशन ऑफ गैस द वेपर डेंसिटी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा था, dt अपॉन डी नॉट इक्वल्स टू टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल कितने हो जाएंगे 1 माइनस एक्स, PCl5 के PCl3 के x, Cl2 के x, तो टोटल कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स। तो ये 1 प्लस एक्स हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो आप देख लो क्या हो गया, अब जो dt की वैल्यू है, dt की वैल्यू तो इंक्रीज हो गई, dt की वैल्यू क्या हो गई d नॉट इंटू 1 प्लस एक्स, यानी dt, देखो बेटा dt में dt d नॉट, तो d नॉट जो d नॉट है बेटा, d नॉट को जब 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, बात समझना बेटा, d नॉट को जब हम 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो dt के बराबर है। इसका मतलब dt ज्यादा बड़ा है d नॉट से, तो इक्विलिब्रियम पर वेपर डेंसिटी कम हो गई। dt क्या है, इनिशियल वेपर डेंसिटी, d नॉट इक्विलिब्रियम पर वेपर डेंसिटी, तो इसका मतलब क्या हो गई, ये क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इसका आंसर सी होगा। तो हमेशा थर्मल डिकम्पोजिशन पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, शॉर्ट ट्रिक बहुत अच्छी बता रखी है, ठीक है, इससे हम सॉल्व करेंगे। और उन स्टूडेंट को डाउट नहीं आएंगे जिन्होंने मेरे फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो बहुत अच्छे से देख लिए, क्योंकि उन सब में इनका कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हुए हैं। फिर भी हम कोशिश कर रहा हूं मैं उनको रिवाइज कराने की। एट अ टोटल प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2S2 एंड NH3 दे रखे हैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इन एटमॉस्फेयर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रिक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ये पार्शियल प्रेशर का हमने स्टेट ऑफ मैटर में भी पढ़ा, मोल कंसेप्ट में भी पढ़ा। मोल फ्रिक्शन क्या होता है, मोल फ्रिक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 अपॉन टोटल मोल्स। तो यहां PNH3 कितना आ जाएगा, मोल फ्रिक्शन का फॉर्मूला ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 2, टोटल मोल 1 प्लस 3 प्लस 2 6 इंटू टोटल प्रेशर कितना है 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/6, 4/6 का मतलब हो गया 0.666, तो जिसको मैं अप्रोक्सीमेशन ले लिया मैंने 67, क्योंकि चार चॉइस के अंदर 0.66 नहीं है उस, तो हम कौन सा आंसर लगाएंगे, डी। यहां पर ध्यान रखो डी आंसर हो जाएगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये देखो द केसी फॉर द रिएक्शन A प्लस बी गिव C प्लस D इज 9, ठीक है। अब इस रिएक्शन का केसी की वैल्यू 9 दे रखी है। इफ 1 मोल ऑफ ईच ऑफ A एंड B आर मिक्स एंड देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C इज फॉर्म्ड। अब इसने केसी की वैल्यू दे रखी है, तो देखो A प्लस B गिव्स C प्लस D। अब यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, तो ये x और x बन गया। अब इस रिएक्शन का हमको केसी 9 दे रखा है, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखूंगा बेटा, ध्यान रखना, के ऊपर क्या आ जाएगा C D A B, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या है, C और D की वैल्यू क्या है x, x इंटू x, x इंटू x, और 1 माइनस एक्स इंटू ये 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स, तो इसकी जगह क्या लिखूंगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूं, स्क्वायर को हटा दूं बेटा, तो स्क्वायर को हटा दूंगा तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं रूट के इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं, इसको इधर ले आऊं, ठीक है। तो ये आ जाएगा रूट के 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स, रूट के माइनस रूट के एक्स इक्वल्स टू एक्स। अब मैं इसको ऐसे लिख लूं रूट के माइनस रूट के एक्स, तो मैं अब इसको बेटा ऐसे लिख रहा हूं
रूट के इक्वस टू रूट के एक्स प्लस एक्स, रूट के इक्वस टू एक्स कॉमन ले लिया तो रूट के प्लस 1, ठीक है। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या, मैं अब यहां से हटा दिया। अब ध्यान दो बेटा, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, x की वैल्यू आ गई रूट के अपॉन रूट के प्लस 1, और हमको इसकी वैल्यू 9 दे रखी है, तो 9 आई थिंक आप अपना आंसर आ गया है 3/4। तो हमारे पास, अच्छा अभी तो इसने कहा है कि A and B are mixed and then no change, the number of moles of C is formed। तो हाँ चलो, हमने अभी C की वैल्यू निकाल ली। C की वैल्यू आ गई 3/4। अब C की वैल्यू जब 3/4 आ गई बेटा, C की वैल्यू क्या आ गई 3/4, 3/4 मतलब 0.75, यानी x की वैल्यू हमारे पास 0.75 आ गई। देख लो कोई दिक्कत है यहां तक? तो अब x की वैल्यू आ गई तो हमारे पास आंसर आ गया बेटा। क्यों? क्योंकि a प्लस बी गिव्स C प्लस D, 1 1 0 0, 1 में से x गया, 1 में से x गया, x तो 0.75। और हमेशा ध्यान रखो इस रिएक्शन में डेल्टा n की वैल्यू 0 है। डेल्टा एन जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है। तो जब डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है तो वॉल्यूम और प्रेशर का कोई रोल नहीं होता है ऐसी रिएक्शन में, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो वॉल्यूम की टर्म्स आती है वो एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर देती है। तो यहाँ बी आंसर है। अब हम और आगे बढ़ते हैं बेटा। A mole of PCl5 undergo thermal decomposition as, ठीक है। तो ये रिएक्शन गिवन है हमारे को, PCl5 gives PCl3 प्लस, और इसके A मोल लिए हुए हैं, ठीक है। The mole fraction of PCl3 at equilibrium, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 का जो मोल फ्रैक्शन दे रखा है हमारे को, PCl3 का जो मोल फ्रैक्शन दे रखा है, ये मोल फ्रैक्शन को ये क्या है, XPCl3 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3। ये कंफ्यूज मत होना, क्योंकि X को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बोलते हैं और X को मोल फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो वो आप क्वेश्चन करते वक्त समझ आना, यहां पर XPCl3 का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3, ठीक है। तो PCl3 का मोल फ्रैक्शन कितना है इक्विलिब्रियम पर 0.5। टोटल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर है 2। तो ये बोल रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 हो जाएगा पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर। डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से ये लाया हुआ है कंसेप्ट। तो ये कितना हो जाएगा 0.5। टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा 1, सॉरी टोटल प्रेशर कितना है 2, ये गिवन है। इसको सोल्व करूंगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 कम्स आउट 1। तो ये ध्यान रखो, यहां पर अगर आप देखो, यहां पर 1 लिया, 1 माइनस x एंड x, उसी तरह से जितना पार्शियल, अब अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करूं, सॉरी टोटल मोल्स की बात करूं, तो टोटल मोल्स कितने हैं 1 माइनस x प्लस x, ये इक्विलिब्रियम पे है। तो ये तो 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x क्या हो गया, PCl5 का पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम में, PCl5 का जो मोल फ्रैक्शन है, PCl5 का जो मोल फ्रैक्शन है, PCl5 का जो मोल फ्रैक्शन है इक्विलिब्रियम पर वो कितना है 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, क्योंकि 1 माइनस x तो PCl5 के मोल बचे और टोटल इक्विलिब्रियम पे मोल्स कितने थे 1 प्लस x। और इसी तरह से PCl3 के ये और Cl2 का ये तो मोल फ्रैक्शन है। तो ये ध्यान रखो इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, अगर इस रिएक्शन के अंदर जितने मोल Cl2 के होंगे उतने मोल PCl3 के होंगे, जितना मोल फ्रैक्शन Cl2 का होगा उतना ही मोल फ्रैक्शन PCl3 का होगा।
अब मैं पार्शियल प्रेशर की बात करूं तो पार्शियल प्रेशर में मैं क्या करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से। तो ये तो अब मेरे पास ये क्या आ गया, ये तो हो गया मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 इनटू टोटल प्रेशर। ये क्या हो गया, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इनटू टोटल प्रेशर। तो ये पार्शियल प्रेशर आ गया। ये क्या हो गया, इस बॉक्स में ये क्या लिखा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। ये क्या हो गया, ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3। इसी तरह से अगर मैं इसको ले लूं तो ये हो जाएगा XCl2 ठीक है इनटू टोटल प्रेशर। तो ये क्या आ गया मेरे पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, और ये क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। तो जितना ये देखो, जितना PCl3 का पार्शियल प्रेशर होगा उतना ही Cl2 का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। तो अगर PCl3 का पार्शियल प्रेशर दे रखा है तो उतना ही Cl2 का होगा। तो ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैंने तो एक रिवीजन के हिसाब से आपको ये रिवाइज कराया। आंसर बी हो जाएगा इसका, जो पार्शियल प्रेशर Cl2 का है वही PCl3 का रहता है, और वो क्लियर भी कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। अब ये देखो बॉन्ड टूट रहा है तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई, वैसे भी समझ में आ रहा है। पर देखो यहां पर क्या हुआ, X2 गिव्स 2X, और 300 केल्विन टेम्परेचर पर हमको क्या दे रखा है, X2 गिव्स 2X। 300 केल्विन टेम्परेचर पर हमको इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है 10⁻⁻8। X2 गिव्स 2X 600 केल्विन टेम्परेचर पर हमको दे रखा है K2 10⁻⁻3। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और K वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब यहां पर K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है। तो मैंने बता रखा है कि जब K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि हीट करने से फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ती है, प्रोडक्ट बढ़ते हैं, रिएक्टेंट कम होते हैं, तो K की वैल्यू डिक्रीज होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट करते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ती है, प्रोडक्ट बढ़ते हैं, रिएक्टेंट कम होते हैं, प्रोडक्ट बढ़ेंगे, रिएक्टेंट कम होंगे, तो K की वैल्यू इंक्रीज होगी। और K इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। ठीक, ली चैटले प्रिंसिपल वाले पॉइंट में हमने डिस्कस कर रखा है। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को रीड करो, 2X plus Y gives 2Z, 2X plus Y gives 2Z। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको गिवन है, K वैल्यू गिवन है 2.25। ठीक है, what would be the concentration of Y at equilibrium and with 2 mole of X, ये 2 mole of X ठीक है, and 3 mole of Z। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है बेटा। K की वैल्यू क्या आ जाएगी, Z का स्क्वायर, X का स्क्वायर, Y। ठीक है, ये Z का स्क्वायर Y। अब मैं क्या कर रहा हूं, Y को इधर ले रहा हूं, ध्यान दो, Y को इधर ले रहा हूं, K को इधर ले लेता हूं। तो K की जगह Y लिख दिया, और ये तो मैं इसको ये लिख दिया। अब क्या कर लूं, अब मैं खाली वैल्यू डाल दूं। Z की पावर Z की वैल्यू कितनी है, 3 का मतलब 9। ठीक है, और X कितना है, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4। तो Z स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 का स्क्वायर 9। X की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 का स्क्वायर 4, और K की वैल्यू कितनी है, 2.25, ये गिवन है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 9 और ये भी 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी इसके अंदर हमारे पास जो आंसर आ गया वो A आ गया। अब ध्यान दो आगे, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। डेल्टा Ng की वैल्यू निकालो,
यस ट्राई योर सेल्फ। तो इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी क्या होता है, डेल्टा एन जी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। तो गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं, 0 0 एक भी नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट ये तो -1 हो जाएगा, यानी लिक्विड भी कंसीडर नहीं करते हैं, इस वजह से दिया था मैंने ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ए आंसर हो जाएगा -1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो बेटा। ठीक है, तो ये देखो, एट अ गिवन टेम्परेचर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, PCl5 is PCl3 plus Cl2। तो PCl5 PCl3 plus Cl2 ये एक रिएक्शन है। is allowed to reach equilibrium in a vessel of volume V1, वॉल्यूम V1 है। ठीक है, ये वॉल्यूम V1 है बेटा। ये द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज α1, बेटा ये α1 है, ठीक है ना, ये α1 है, या A1 भी ले लोगे तो या A1 ले लोगे, कुछ नहीं है बेटा। ठीक है, तो ये यूं बोल रहे हैं कि ध्यान देना 1 माइनस α1 जब वॉल्यूम कितना है, V1 है। जब वॉल्यूम कितना है, जब वॉल्यूम V1 है, तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये तो हो गया α1। ठीक है, तो ये PCl5 के टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम पर, ये α1 और α1 PCl3 और Cl2 के रेस्पेक्टिव मोल्स हैं। अब PCl5 का एक्टिव मास कितना हो जाएगा, V1, 1 माइनस α1 अपॉन V1, α1/V1 ये लिख सकता हूं। तो ये Cl2 का एक्टिव मास, ये PCl3 का एक्टिव मास, ये PCl5 का एक्टिव मास। अब ये बोल रहा है बाय कीपिंग द टेम्परेचर फिक्स, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं किया, द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल इज डबल। ठीक है, तो वॉल्यूम डबल कर दिया, तो वॉल्यूम डबल करते ही क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां डेल्टा एनजी की वैल्यू तो +1 है, डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 होती तो हम लिख देते नो चेंज, तब तो आंसर α1 ही आता, α1 = α2 ही आता। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि वॉल्यूम डबल कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कब, जब हमने वॉल्यूम V1 से क्या कर दिया, 2V1 कर दिया। ऐसा क्वेश्चन में ये कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। ठीक, द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर क्या हो गया, वॉल्यूम क्या कर दिया हमने, वॉल्यूम डबल कर दिया। ठीक है, वॉल्यूम इज डबल, अज्यूमिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टू बी स्मॉल, यानी α1 और α2 को अज्यूम करो कि बहुत कम है। तो अब यहां हो जाएगा, यहां V1 की जगह 2V1 लिखेंगे, यहां पर V1 की जगह 2V1 लिखेंगे, यहां V1 की जगह 2V1 लिखेंगे। अब इसमें दो इक्वेशन बनेगी बेटा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, दो केसी के फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस में K1 ले रहा हूं मैं, फर्स्ट वाले केस को K1 ले रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, अपन को तो मालूम है बेटा K का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर आए। अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, अब इतना सारा चैप्टर हो गया है, तो ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये α1/V इंटू α1/V, नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस α1/V, 1 है ना। तो अब मैं जब इसको सोल्व करूंगा, ठीक है, अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूं बेटा, जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, ठीक है, तो मैं K1 की वैल्यू सोल्व करूंगा ये वाले डेटा रखकर, तो ये PCl3 का एक्टिव मास इंटू Cl2 का एक्टिव मास डिवाइड बाय PCl5 का। तो जब मैंने इसको सोल्व किया बेटा, इसको मैंने सोल्व किया, ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा α1² 1 माइनस α1V1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा K1। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं K2 निकालूंगा तो K2 मेरे पास आ जाएगा ये दोनों अपॉन ये, तो ये आ जाएगा α2 का स्क्वायर, α1 की जगह α2 का स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस α2, या α1 है और V1 की जगह 2V1।
लेकिन हमको ये क्लियर है बेटा कि अब इसने क्या कहा है, अब इसने कहा है कि अल्फा को इसने ना क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो रेड अंडरलाइन लगा रहा हूं मैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ठीक है। रेड अंडरलाइन लगाई दी, अज्यूमिंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टू बी स्मॉल, ये आपको हिंट दे रखा है, ये हिंट ये दे रखा है कि आप 1 माइनस अल्फा को नियरली 1 मान लो, क्योंकि इस अल्फा की वैल्यू बहुत कम है। अब इस अल्फा की वैल्यू सपोज करो अल्फा की वैल्यू 0.01 है, तो 1 माइनस 0.01 0.99 है, यानी 1 माइनस अल्फा की वैल्यू अगर 0.99 आ रही है तो आप उसको 1 के अज्यूम कर सकते हो। तो इसीलिए इसने इस रेड अंडरलाइन से ये क्लियर हो गया कि आपको 1 माइनस अल्फा की वैल्यू नियरली 1 लेनी है। तो इसका मतलब यहां पर मैंने क्या किया, अब मैं ये हटा रहा हूं, या 1 माइनस अल्फा को 1 ले लिया, इसी तरह से यहाँ 1 माइनस अल्फा 2 को भी 1 ले लिया। अब हमको क्लियर है कि जो किसी भी रिएक्शन के अंदर क्या होगा, के की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो K1 इक्वल्स टू K2, तो K1 इक्वल्स टू वी नो K1 इक्वल्स टू K2, तो K1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, K1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, K1 की वैल्यू K2 के बराबर होगी। और जब मैं K1 की वैल्यू K2 के बराबर लिखूंगा, इसका मतलब K1 इक्वल्स टू K2, तो K1 की वैल्यू ये और K2 की वैल्यू ये, तो दोनों इक्वल कर दिया मैंने, समझ में आ गया। K1 इक्वल्स टू K2, ये K1 की वैल्यू है और ये K2 की वैल्यू है। V1 से V1 कैंसिल हो गया, तो अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा अल्फा 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा 1 का स्क्वायर। अब मैं स्क्वायर हटा दूं तो क्या आंसर आएगा, ये वाला आंसर आएगा, हटा दो स्क्वायर। अब अगर स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा 2 इक्वल्स टू रूट 2 अल्फा 1। इसमें स्क्वायर हटाया, ये आंसर आ गया, तो ये आंसर हो गया सी इसका। तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा, समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत धीरे से समझाया है इसको। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो बेटा, ये वाला। चलो इस क्वेश्चन को रीड करो। अब यहां पर ये द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन N2 plus O2 gives 2 NO gas 4 into 10⁻⁻⁴ at 2000 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। 2000 केल्विन टेम्परेचर पर इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है वो गिवन है 4 into 10⁻⁴ in the presence of the catalyst. The equilibrium is attained 10 times faster. The equilibrium constant in the presence of catalyst at 200 Kelvin is. मेरे हिसाब से मैं क्या बताऊं इसमें, बी आंसर सही है, क्योंकि कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को जल्दी से अटेंड करवा देता है, ठीक है, लेकिन उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं होने देता है। तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा बी, ये हो जाएगा। अब आ जाओ 27। इफ K1, अगर ये बोल रहा है इफ K1 दे रखा है, अब ये वाला वही क्वेश्चन आ गया। देखो बेटा, मैंने आपको बताया कि किसी भी रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है टेम्परेचर और इसकी स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड करता है, तो वो चीज यहां से भी आपको समझ में आ जाएगी। इसका ले रहा हूं मैं K1, इसका ले रहा हूं K1, तो K1 का क्या हो जाएगा, K1 हो जाएगा SO3 का 1 ही है पावर, और ये SO2 और O2 की पावर 1/2, O2 की पावर 1/2, ये तो हो गया इसके लिए, ठीक है। इसी तरह से मैं K2 निकाल लूं तो K2 क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा SO2 का स्क्वायर O2 SO3 का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया इसके लिए, ठीक है। अब हम K2 पूछा है इसने, ठीक है, K1 गिवन है और K2 पूछा है, तो सबसे पहले हम K1 और K2 में रिलेशन निकाल लेंगे, क्योंकि हमको K1 गिवन है। तो देखो मैं K1 का, अगर मैं एक बार बोर्ड पे ध्यान देना, मैं K1 को वापस, K1 है तो K1 का स्क्वायर कर दिया, इधर स्क्वायर कर दिया तो इधर भी स्क्वायर आ जाएगा बेटा, आ जाएगा।
मैंने पहले क्या किया, रिलेशन निकालने के लिए देखो हमको अपनी स्किल्स यूज करनी है। K1 को स्क्वायर किया तो दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, इधर स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर करूंगा, सिंपल मैथमेटिकल रूल है। अब मैं इसी को क्या कर रहा हूं, 1/K1 का स्क्वायर कर देता हूं। तो जब मैं इसको, तो यहां पर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर रहा हूं, तो यहां पर ये क्या आ गया, SO2 का स्क्वायर O2 और ये आ गया हमारा SO3 का स्क्वायर। और ये वाली वैल्यू आप देख लो किससे मैच कर रही है, ये क्या है और ये क्या है, इन दोनों को कंपेयर करो तो ये दोनों सेम वैल्यू है। ठीक है, तो मैं इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं, 1/K1 का स्क्वायर इक्वल्स टू K1 K2 बेटा सॉरी है ना, तो 1/K1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, तो अब मैं ये स्क्वायर हटा दूं, 1/K1 का स्क्वायर इक्वल्स टू K2। यहां तक समझ में आ गया, ध्यान से देख लो बेटा, नहीं तो पॉज करके देख लेना। अब मैं ये स्क्वायर हटा रहा हूं, स्क्वायर हटाऊंगा तो यहां रूट K2 आ जाएगा, स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट K2 आ जाएगा, और जरूरत ही नहीं है, मेरे को तो K2 ही निकालना है ना, सीधी बात है। तो फिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, अब मैं सीधा यहां पर K1 की वैल्यू डाल दूं, K1 की वैल्यू कितनी है 4 इंटू, तो अब क्या हो जाएगा, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं K2 इक्वल्स टू 1/K1 का स्क्वायर, यानी 4 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। अब आप इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻⁴, यानी बी आंसर आ जाएगा इसका। ध्यान से देख लो, चलें आगे। यस, बोरोडाइन एक्सपेरिमेंट। अब बहुत बार ये बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट था, बोरोडाइन एक्सपेरिमेंट। बेसिकली बोरोडाइन जो भी नाम है इसका, बोरोडेनसेन, प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं मैं, ठीक है चलेगा, बोरोडाइन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं इसको। तो बोरोडाइन एक्सपेरिमेंट में क्या है, बेसिकली ये जब इक्विलिब्रियम का रिसर्च हुआ था, इनिशियल रिसर्च शुरू में जब, तो सबसे पहले बोरोडाइन साइंटिस्ट ने H2+I2 gives to Hi को स्टडी किया था और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके और इक्विलिब्रियम होने के एविडेंस दिए थे। तो बोरोडाइन फर्स्ट साइंटिस्ट है जिसने इक्विलिब्रियम कांसेप्ट का इनोवेशन किया, डिस्कवरी की। और जब उसने ये डिस्कवरी की थी तो उसने जो इनिशियल एक्सपेरिमेंट किया था उसमें H2+I2 gives to Hi इस रिएक्शन पे किया था, इसलिए H2+I2 gives to Hi रिएक्शन को बोरोडाइन रिएक्शन भी कहते हैं, और इसने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको बोरोडाइन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो इससे हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे आप सीखें कि बोरोडाइन का क्या है कंट्रीब्यूशन, फादर ऑफ इक्विलिब्रियम है ये, ठीक है। एनीवे, तो 1 मोल ऑफ H2 एंड 2 मोल ऑफ I2 आर टेकन। अब ये बोल रहे हैं कि इसने H2+I2, पहले तो आप रिएक्शन लिखा है, रिएक्शन की तो स्टोइकियोमेट्री कभी मत डिस्टर्ब किया करो, H2+I2 gives to Hi। अब स्टूडेंट क्या करता है, रीड करेगा 1 मोल ऑफ H2, 2 मोल ऑफ I2 gives to Hi, फिर माथा पकड़ के बैठ जाएगा क्या रिएक्शन तो बैलेंस ही नहीं हो रही है। तो ये तरीका ही गलत है बेटा, रिएक्शन तो अपनी स्टोइकियोमेट्री से ही चलने वाली है। अब इसने क्या कहा, लिया क्या है, लिया ये है, इसका 1 मोल लिया है, इसका 2 मोल लिया है, ठीक है। पहले रिएक्शन लिख दो, अब वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो देखो। 1 मोल ऑफ H2 एंड 2 मोल ऑफ I2 आर टेकन इनिशियली इन अ 1 लीटर फ्लास्क, ठीक है। इफ एट इक्विलिब्रियम 0.5 मोल ऑफ H2 आर प्रेजेंट, 0.5 मोल, यानी हमको मालूम है इसका 1 - x होगा, तो इसका भी 2 - 2x, गलत 2 - x, इसके 2 लेने से ये 2 थोड़ी रिएक्ट कर जाएगा। इस रिएक्शन में आप क्वांटिटी कुछ भी ले रहे हो ये मैटर नहीं करता, रिएक्शन तो अपनी स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से चलेगी,
कि 1 मोल H2 1 मोल I2 से रिएक्ट करेगा, 10 मोल H2 10 मोल I2 से रिएक्शन करेगा, x मोल H2 x मोल I2 से रिएक्ट करेगा। लिया कितना है उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर x मोल H2 रिएक्ट करेगा x मोल I2 से। यहां हमने इनिशियली क्या लिया है 1, ये 2 लिया है, तो 1 में से x जाएगा, 2 में से x जाएगा, 2x बचेगा। ठीक है। If at equilibrium 0.5 mole H2 are present, यानी इसने क्या कहा 1 माइनस x की वैल्यू 0.5 है, क्योंकि ये आ गया इक्विलिब्रियम पर। ये सिचुएशन है इक्विलिब्रियम पर। तो इक्विलिब्रियम पर क्या आ गया 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स 2x, और इक्विलिब्रियम पर 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा ये, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0.5। तो अब हम अगर x की वैल्यू 0.5 लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.5, ये हो गया 0.5, ये हो गया 2 माइनस 0.5 1.5, ये हो जाएगा 2x 2 इंटू 0.5, ये हो गया हमारे पास 1। तो ये आंसर आ गया सी हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चन ही यही पूछा है इसने। ठीक है, ये आ गया हमारे पास आंसर। यस, अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कराने का एम ये है कि आपको एक बार वापस ये फॉर्मूला रिवाइज करा दूं मैं। अभी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, CO2 रिएक्शन में एक से ज्यादा फिजिकल स्टेट है, हेट्रोजीनियस रिएक्शन है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया है। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, एक्टिव मास 1 है। तो इस रिएक्शन का जो Kp का वैल्यू आएगा वो खाली पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ही रहने वाला है। इन दोनों का पार्शियल प्रेशर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब इस रिएक्शन का इसने डेल्टा G नोट पूछा है। तो देखो डेल्टा G नोट क्या होता है, डेल्टा G नोट जो होता है, डेल्टा G नोट होता है नेगेटिव 2.303 log बेस 10, सॉरी नेगेटिव 2.303 RT log बेस 10 इक्विलिब्रियम पर है, तो Kp या Kc जो भी है। अगर मैं 2.303 हटा देता हूं तो इसको लिखूंगा माइनस RT और log E आ जाएगा log E Kp, और डेल्टा G नोट इक्वल्स टू माइनस RT ln Kp। क्योंकि ये सब मैथमेटिकल टूल हैं, ये तीनों फॉर्मूले एक ही बात है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ये थर्ड वाला फॉर्मूला यूज किया हुआ है। इस ln का मतलब क्या होता है, इस ln का मतलब होता है log E, और log E किसके बराबर होता है, log E बराबर होता है 2.303 log बेस 10। ये मैथमेटिक्स से हम जानते हैं। अब Kp की वैल्यू किसके बराबर है, Kp की वैल्यू है PCO2, तो यहां PCO2 लिख दूंगा। तो इस हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा हमारा। ये बी आंसर हमारा सही है, इसमें बी आंसर सही है। यहां Kp की वैल्यू 64 दे रखी है इस रिएक्शन के अंदर। यहां Kp की वैल्यू हमको क्या दे रखी है, Kp की वैल्यू हमको 64 दे रखी है, ATM स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इक्विलिब्रियम प्रेजेंट, ठीक है, तो क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ मिक्सचर, यानी हमको टोटल प्रेशर पूछा है। क्या पूछा है इस रिएक्शन में, प्रेशर ये वाला, समझ गए, ये प्रेशर पूछा है। ठीक है, जिसको पीटी बोल रहा हूं मैं। तो यहां पर क्लियर है, इसका कोई ये अमोनियम थायोसल्फ, इसका NH4HS का सॉलिड है, तो इसका तो कोई भी वेपर प्रेशर होना ही नहीं है। इसकी वजह से तो कोई प्रेशर होगा ही नहीं, जो प्रेशर है वो इन दोनों का सम ही है। तो जब इन दोनों का सम है तो ये तो क्लियर हो गया, हमारे पास जो टोटल प्रेशर है वो सम है पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। और ये भी क्लियर हो गया कि इसमें 1 मोल NH3 बनेगा तो 1 मोल H2S बनेगा। अगर x मोल NH3 बना है तो x मोल H2S बना है, यानी इन दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर होगा, यानी इक्विलिब्रियम पर इन दोनों का
इक्विमोलर मिक्सचर होगा, मतलब इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे। अगर इसके एक्स मोल बने तो इसके भी एक्स मोल बनेंगे, इसके वाई मोल बने तो इसके भी वाई मोल बनेंगे। तो इसका मतलब जितना प्रेशर NH3 का होगा उतना ही प्रेशर H2S का होगा, और उसको मैं अज्यूम कर लेता हूं P, या PT कर रखा है इसलिए यहां P कर दिया। तो मैं क्या लिखूंगा, PT इक्वल्स टू P प्लस P, मतलब P स्क्वायर। तो P स्क्वायर, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी,